वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार, अभिवादन आप सभी को। और पाकिस्तान में जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें कुछ चीज़ें आज इम्पॉर्टेंट हैं जो आप रिकॉर्ड पर लाने की ज़रूरत है। नजम सेठी जो कि पाकिस्तान कंट्रोल बोर्ड जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसके चीफ हैं, चेयरमैन हैं। वो पिछले दिनों में लगातार आपको मालूम होगा एशिया कप को लेकर बहस चल रही थी और वो लगातार बोन ऑफ कंटेंशन थे। और इस बीच में ज़का अशरफ जो कि पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं पीसीबी के, उन्होंने अप्रोच किया हुआ था जरदारी साहब को जो कि पीपीपी के चेयरमैन है। मालिक तो वही है, बेटा बेटा आजकल चेयरमैन है बिलावल भुट्टो। तो जरदारी साहब के पास वो पहुंचे हुए थे, वो उनके फेवरेट भी हैं। और ज़का अशरफ पहले भी पीसीबी के चेयरमैन थे, तो उस समय पर पीपल्स पार्टी का ही राज था, पीपल्स पार्टी जो है वो पावर में थी। तो जब भी ये इनके बीच में चलता रहा है झगड़ा, ज़का अशरफ और नजीम सेठी के बीच में, कि कब पीएमएलएन है जो पावर में, तो ये आ जाते हैं, और जब पीपल्स पार्टी होती है तो जनरली ज़का अशरफ आ जाते हैं। दोनों अपनी अपनी तरफ के फेवरेट हैं। यहाँ पर आर्गुमेंट पिछले वक्त से ये चल रहा था पीपीपी और पीएमएलएन के बीच में, जो अलग अलग बोन ऑफ कंटेंशन उनके बीच में चली हैं पिछले दिनों में, जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं उनमें से नजीम सेठी एक थे। और वो इसलिए क्योंकि पीपीपी का आर्गुमेंट ये था कि चूंकि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री उनके पास है, आपको याद है ना, एक और हार्मलेस मिनिस्ट्री। मैं आपको हमेशा कहता रहा हूँ ना, पीपीपी ने चुन चुनकर सिर्फ हार्मलेस मिनिस्ट्रीज रखी है अपने पास, जहां से उनकी पार्टी और उनके नेताओं को कोई परेशानी ना हो। क्लाइमेट, स्पोर्ट्स, फॉरेन मिनिस्ट्री, अच्छी अच्छी चीजें। तो खैर, ये एक और मिनिस्ट्री है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, जो पीपीपी के पास है। तो उन्होंने कहा चूंकि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हमारे पास है, तो इसलिए ये हमारा हक बनता है कि पीसीबी का चेयरमैन कौन होगा ये हम तय करें। और इसलिए हमारा फैसला है कि नजीम सेठी की जगह पर ज़का अशरफ को लगाया जाए। तो ये बात बढ़ गई दोनों के बीच में। और इस बीच में अब नजीम सेठी, आप जानते हैं उनकी चिड़िया कहाँ कहाँ घूमती रहती है, और नजीम सेठी वेरी वेल कनेक्टेड है पाकिस्तान के सोशियो पॉलिटिकल सर्कल में। हर जगह पर पाकिस्तान में ऐसा कोई शोबा नहीं है जहाँ पर नजीम सेठी के अपने कनेक्शंस ना हो। शहबाज शरीफ हों या इवन मतलब फैमिलीज तक, बेनजीर भुट्टो से उनके कनेक्शन है, जरदारी साहब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं उनको, पुराने रिलेशन हैं इन लोगों के। और प्लस इवन नवाज शरीफ से उनके बड़े क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं। सो मच सो के पिछले दिनों में जब नजीम सेठी वहाँ थे, लंदन में थे, तो नवाज शरीफ के साथ उनकी पिक्चर्स वायरल हुआ करती थी। अक्सर वो फोटोग्राफ खिंचाया करते थे, झील में सैर नदी में सैर कर रहे हैं दोनों, तो उसकी भी जो है वो पिक्चर्स आया करती थी इंटरनेट पर। तो ये सब, तो खैर, कहने का मामला ये, कहने की बात ये कि नजीम सेठी वेरी वेल कनेक्टेड पर्सन, वो जो है इस समय पर आउट ऑफ फेवर हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नवाज शरीफ से भी अप्रोच लगवाई, शहबाज शरीफ से भी अप्रोच लगवाई, लेकिन फाइनली उनको ये बताया गया कि भाई साहब जरदारी साहब ने पैर रख दिया है जम के, अंगद का पैर बना दिया उन्होंने, और उन्होंने कह दिया है कि जो भी हो, मुझे नजीम सेठी बाहर करना है, और ज़का अशरफ जो मेरा आदमी है वो लगेगा पीसीबी का चेयरमैन। तो फाइनली फाइनली कल तमाम उम्मीदें जब छूट गई नजम सेठी की, और ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने बहुत कोशिश की पिछले 15-20 दिन में, नजम सेठी ने बहुत कोशिश की कि समहाउ वो इस पद पर बने रहें, वो पीसीबी के चेयरमैन बने रहें। उन्होंने इस पोस्ट को बचाने की पूरी कोशिश की, इससे पहले वो रह चुके हैं। और आपको याद होगा कि उनको एक क्रेडिट जाता है कि जो पीएसएल शुरू हुआ था वो उन्हीं के अंडर शुरू हुआ था, जो कुछ कुछ टीमों को भारत पाकिस्तान में लाने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो भी इन्हीं इन्हीं को क्रेडिट दिया जाता है उसका। तो ये तमाम चीज़ें उनके नाम को जाती हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने अपनी तरफ से इन चीज़ों को पाकिस्तानी क्रिकेट में एनकरेज किया या प्रमोट किया, जो भी, लेकिन और फाइनेंशियली भी उनको बेनिफिट पहुंचाया। लेकिन पिछले दिनों उनका ये जो तमाम जोर शोर था, वो कुछ ज़्यादा ही यू नो पर्सनलाइज हो रहा था। और उस प्रोसेस में आपने ये भी देखा होगा कि नजीम सेठी ने कुछ बातें उल जुलूल जो है वो इंडिया को लेकर भी बोली। तो खैर, हालांकि उनके यहाँ बड़े अच्छे कनेक्शन हैं इंडिया में, बड़ी अच्छी तरह वो भी यहाँ भी वेल कनेक्टेड है। नजीम सेठी इज वेरी वेल कनेक्टेड इन इंडियन पॉलिटिकल सर्कल एज वेल। खैर, तो दोस्तों, और वो लिबरल्स के, स्पेशली लिबरल्स के बीच में, तो हम लोग आगे बात करें अपनी। तो नजम सेठी गए आउट ऑफ फेवर, उनकी जगह पर अब ये लगभग ये तय हो गया है कि ज़का अशरफ को आना है, ज़का अशरफ को। तो फाइनली कल नजम सेठी ने, इससे पहले कि विदाई हो जाए उनकी और फिर कुछ कहने को ना मिले, तो कल नजम सेठी ने एक ट्वीट मारा
इससे पहले कि आपको निकाल दिया जाए, बेहतर ये होता है ना कि आप निकल जाए। अब इतनी डिसेंसी तो नईम सेठी में है। तो उन्होंने कल रात को फाइनली एक ट्वीट मारा जिसमें उन्होंने लिखा, सलाम एवरीवन, आई डू नॉट वांट टू बी अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन आसिफ जरदारी एंड शहबाज शरीफ. Such instability and uncertainty is not good for PCB. Under the circumstances, I'm not a candidate for the chairmanship of PCB. Good luck to all stakeholders. Now, ये इनका ट्वीट तब आया है मित्रों जब वे मिल चुके हैं आसिफ जरदारी से भी, क्योंकि जब उन्होंने ये मुद्दा उठाया अपने शहबाज शरीफ वगैरह के साथ में, नून के साथ में, तो उनको ये कहा गया कि भाई देखिए, चूंकि जरदारी साहब अटक गए हैं तो बेहतर ये है कि आप जरदारी साहब से बात कर लें। अगर वो मान जाते हैं, वी आर ऑल विद यू, हमें हमें आपसे कोई परेशानी नहीं है, हम खुशी खुशी आपको रखेंगे, लेकिन आप पहले एक बार जरदारी साहब को मना लीजिए, वो मान जाए, सब 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 राजी। तो वो मिले जरदारी साहब से एंड अपेरेंटली द मीटिंग में जो पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए था नजम सेठी साहब को, वो नहीं मिल पाया। नतीजन ये कि ये ट्वीट नजम सेठी ने किया और बेसिकली गुड बाय अपने आप भी पीसीबी से कर लिया है। अब सवाल ये है कि नजम सेठी का क्या होगा। तो माना यह जा रहा है कि नजम सेठी साहब के लिए कुछ बेहतर ऐसा जो उनके स्टेटस को सूट करे, वो कुछ ऑफर किया जा रहा है ताकि उनको भी शांत रखा जा सके। पॉसिबल है कि आप सुने कि आने वाले दिनों में नजम सेठी किसी मुल्क के राजदूत बन गए या ऐसा कुछ कुछ भी, मतलब ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अब उनका पॉलिटिकल अक्यूमेंट है, पाकिस्तान को इस समय ज़रूरत भी है कि कोई उनको बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करे बाहर। ऐसे लोग नून के पास थोड़े ही हैं। तो और नजीम सेठी डेफिनेटली उनमें से एक अच्छा नाम है। तो लेट अस सी कहाँ, बट ऐसी हवाएं चल रही हैं। यू नेवर नो, बाद में कुछ भी हो सकता है, फाइनल होगा या नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसी हवाएं चल रही हैं कि शायद नजीम सेठी को कहीं का राजदूत बना दिया जाए। तो मगर ऐसा होगा या नहीं, मैं फिर अपने आप को होल्ड बैक कर रहा हूँ, आई डोंट नो। ऐसे रूमर्स आ रहे हैं, लेट्स पुट इट दिस वे, कि ऐसे रूमर्स हैं, ऐसी अफवाहें आ रही हैं कि नजम सेठी को आने वाले दिनों में कोई किसी मुल्क का राजदूत बनाया जा सकता है, सॉरी पाकिस्तान का राजदूत बनाया जा सकता है किसी मुल्क के लिए। तो ये रही एक बात। असद ओमर कल अपीयर हुए, जब से उनकी बेल हुई उसके बाद पहली बार मीडिया में वो इंटरेक्शन उनका हुआ, फॉर्मल अपीयरेंस, मतलब कि कोर्ट से बाहर निकल रहे हैं, किसी ने कोई सवाल पूछ लिया, वो अलग बात है चलते चलते, लेकिन पहला उनका फॉर्मल मीडिया में इंटरव्यू हुआ कासिफ अब्बासी के साथ एयरवाई में कल रात को। करीब 9 बजे के आसपास वो इंटरव्यू खत्म हुआ है। असद उमर वाज कैंडेड इन द सेंस कि उन्होंने ये बात कही अपने इंटरव्यू में कि भाई मैं इसके खिलाफ था पार्टी में हमेशा कि भाई हम आर्मी से झगड़ा करें या एस्टेब्लिशमेंट से झगड़ा करें, और ये इस बात के भी कि भाई हमको कम से कम ये दूसरी पार्टियों से बात तो करनी चाहिए। तो बोले मैं इस फेवर में था कि हम पॉलिटिशियंस हैं तो हमको दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में बात करनी चाहिए, एंगेज करना चाहिए, ताकि हम अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा पाएं, और फिर इख्तलाफात तो होते ही रहते हैं। उनका एक कहना था कि जो मेरी पॉलिसी थी या जो मेरे विचार थे वो समहाउ डिसएग्रीमेंट में थे पार्टी चेयरमैन से, दैट मीन्स इमरान खान से, एंड नतीजा उसके बावजूद चीज़ें चलती रहीं जैसे चलती रहीं। मगर वो फाइनली जब ये रिजल्ट हुआ 9 मई वाला, तो 9 मई के इंसिडेंट के बाद में और जब अरेस्ट वगैरह हुई, तो बोले कि ये सब अंदाजा था कि ये सब चीज़ें उस हद तक जा सकती हैं, और गई। तो बोले उसके बाद में फिर चूंकि मुझे ये मालूम था कि मेरे और चेयरमैन के विचार नहीं मिल पा रहे हैं, और ही विल नॉट एग्री टू व्हाटएवर आई एम सेइंग। अच्छा, प्लस उन्होंने कहा कि मैंने इन तमाम बातों को बेल होने के बाद में मैंने आकर चेयरमैन को व्हाट्सएप किया और उनको लिखा कि भाई ऐसी ऐसी हालात हैं एंड वी शुड चेंज आवर पॉलिसी। बोले चेयरमैन साहब ने मेरा मैसेज पढ़ा लेकिन उसका जवाब नहीं दिया। तो व्हाट्सएप में पता लग जाता है ना, तो ब्लू टिक आ गया, तो तो फिर पता लग गया कि हाँ उन्होंने पढ़ लिया है, बट जवाब नहीं दिया उन्होंने। तो बोले कि फिर वो जाहिर है। अच्छा, एक और चीज, तमाम वो लोग जो बेल में आए, तो या तो उन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अलविदा कर दिया पीटीआई को, या कि जो पीटीआई में रहे वो कम से कम एक बार जाकर चेयरमैन से मिले। फॉर एग्जांपल शाह अहमद कुरैशी भी मिले, चाहे उसके जाने के पीछे पर्पस कुछ भी था, लेकिन वो गए और मिले। असद उमर नहीं गए, असद उमर अभी तक नहीं गए। कल एक और घटना हुई, असद उमर और इमरान खान दोनों को ही एक कोर्ट केस में हेयरिंग में जाना था, दोनों लोग वहां आए हुए थे। कोर्ट केस में जब वो जो कोर्ट रूम में ये पहुंचे हुए थे, असद उमर पहले पहुंचे थे, इमरान खान बाद में आए, और निकलते हुए उन्होंने हाथ मिलाया, और उन्होंने जैसे ही असद उमर उनको बैठने के लिए अपनी सीट बगल में ऑफर की, तो वो इमरान खान के पास नहीं बैठे। यू नो
एक टेंशन थी, आप बॉडी लैंग्वेज में और इंटरेक्शन में कहीं एक टेंशन रियलाइज़ कर सकते थे दोनों के बीच में। वो साथ में उनके नहीं बैठे और जाकर कोर्ट के रोस्टम पर खड़े हो गए। जो कोर्ट उनका जो रोस्टम होता है जहाँ पे विटनेसेस खड़े होते हैं या जो 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 लोग खड़े होते हैं दलाइल देने के लिए, वहाँ जाकर खड़े हो गए, जहाँ पे लॉयर्स खड़े होते हैं। तो ये नज़र आ रहा था ये कुछ होने वाला है और हुआ। रात को उनका इंटरव्यू हुआ, दिन में कोर्ट हियरिंग थी, शाम को इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू खत्म हुआ करीब 9 बजे और फिर रात करीब 12 बजे के आसपास पीटीआई ने 3 घंटे यानी कि इंटरव्यू खत्म होने के 3 घंटे के अंदर ही उन्होंने अपना रिएक्शन दे दिया और उन्होंने रिएक्शन दिया असद उमर को क्रिटिसाइज़ करते हुए, उनकी तमाम इंटरव्यू को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, उनके थॉट प्रोसेस को क्रिटिसाइज़ किया और बेसिकली नज़र आ गया कि दोनों के बीच में यानी असद उमर और बाय द वे मैं बताना भूल ना जाऊँ, असद उमर ने एक इंटरव्यू में अपने और बात कही और ये बात सही भी कि उन्होंने बात पहले कही थी, अपने कई इंटरव्यू में बात कही है कि आर्मी मेरे लिए इमोशनल इश्यू है। तो आपको मालूम होगा इनके फादर जो थे वो आर्मी में थे, आर्मी जनरल थे। तो दैट हैज़ टू बी एन इमोशनल इश्यू। तो अगर आप आर्मी से टकरा रहे हैं तो ज़ाहिर है परिवार में इनके जो है वो बात फिर गड़बड़ होती है। तो ख़ैर इन्होंने ये बात वहाँ कही थी और ये फाइनली आकर स्ट्राइक हुआ और उन्होंने ये कहा, पीटीआई ने अपने बयान में ये कहा कि भई अगर आप इमरान खान के थॉट प्रोसेस से, उनकी बात से डिसएग्री करते हैं, तो देन आपको रिज़ाइन करके चले जाना चाहिए था। आप पहले ही रिज़ाइन कर देते, आप पार्टी में थे क्यों? आप 9 मई का इंतज़ार आपने क्यों किया? इससे पता लगता है कि जो प्रोसेस है, जो डेमोक्रेसी का जो प्रोसेस है पाकिस्तान में, वो कितना सीरियसली डैमेज्ड है इन द सेंस कि आप 2 दिन पहले देखिए, 2-3 दिन पहले जब 3 दिन पहले बल्कि जब नून का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ, तो उसमें कोई अपोज़िशन था ही नहीं। यानी कैंडिडेट कौन थे? शहबाज शरीफ, मरियम औरंगज़ेब इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी की तरफ से, फिर वो वाइस प्रेज़िडेंट जो है वो अपनी क्या कहते हैं, मरियम नवाज़ शरीफ एंड ऑल दैट, सब जो फैमिली वाले थे और जो पहले से तय कैंडिडेट थे, सिर्फ वही थे। किसी के लिए कोई कॉन्टेस्ट नहीं, कोई अपोजिशन नहीं, कुछ नहीं। तो दैट मीन्स कि बेसिकली सब कुछ पहले से तय था। तो जब ये सवाल पूछा जाता है तो लोग ये कहते हैं भाई पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी ही चलती हैं पाकिस्तान में। तो सब कुछ पहले से तय होता है और जो राजा रानी जो होते हैं वो पहले से ऊपर तय होते हैं और वो नीचे जो गुर्गे बिठाए जाते हैं वो उनके फेवरेट्स होते हैं जिनको वो पहले से तय कर चुके होते हैं। तो कॉन्टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं। जिसको कॉन्टेस्ट करना है पार्टी से बाहर जाओ, सिंपल सा फंडा है। तो ये है डेमोक्रेसी पाकिस्तान की। सेम अप्लाइज टू पीटीआई इन पाकिस्तान कि भाई आपको इमरान खान के विचारों से इख्तलाफात हैं, आप उनको बात नहीं मानते हैं या आपको लगता है कि वो गलत सोच रहे हैं, थैला उठाओ बाहर जाओ। मतलब कि आप बेसिकली वो जो हमारे यहाँ कहावत होती है निंदक नियरे राखिए, तो निंदक नियरे राखिए वाला किस्सा ही नहीं है। माय वे और हाईवे, या तो मेरे साथ हो या मेरे दुश्मन हो, खत्म। इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। तो वो सब है जो इस बीच वहाँ चला और अब ये बिल्कुल साफ हो गया है। बाय द वे हाँ, ये भी बता दूँ आपको कि इस बीच में एक नई अपॉइंटमेंट भी थी पीटीआई में जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, वह है रऊफ़ हसन की। रऊफ़ हसन साहब जो हैं, वो फवाद हसन फवाद के भाई हैं, सगे भाई। फवाद हसन फवाद कौन है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नवाज़ शरीफ के। जब नवाज़ शरीफ को सत्ता से बाहर किया गया, तो फवाद हसन फवाद को अरेस्ट किया गया था। करप्शन के चार्जेज़ लगाकर उनको 3 साल जेल में रखा गया, लेकिन उस बंदे ने कभी नवाज़ शरीफ के अगेंस्ट एक लफ्ज़ नहीं बोला। उनको सीधी ऑफ़र थी, फवाद हसन फवाद को ये ऑफ़र थी कि आप गवाह बन जाइए नवाज शरीफ के खिलाफ और घर जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपके खिलाफ कोई केस नहीं है। लेकिन 3 साल वो आदमी कोर्ट केस लड़ता रहा और उसके खिलाफ कुछ भी नहीं साबित किया जा सका। आज वो तमाम केस फारिग हैं और वो अपने घर जा चुके हैं। फवाद हसन घर पे हैं। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये उनके भाई हैं और ये कहाँ बैठे हुए हैं? इन पीटीआई। पीटीआई में ये आखिरी के दिन जो थे इमरान खान के एज़ प्राइम मिनिस्टर, उसमें ये उनके एसएपीएम बने थे, स्पेशल एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑन मीडिया। वो ये ऐसे पीएम थे प्राइम मिनिस्टर के, नवाज इमरान खान के। कल की जो स्टेटमेंट आई है असद उमर को काउंटर करते हुए, उनके इंटरव्यू को काउंटर करते हुए, वो रऊफ हसन ने लिखी है। ये उनके अब मीडिया मैनेजर बन गए बेसिकली। जो मीडिया मैनेजमेंट सारा इन्हीं के हाथ में आ गया है पाकिस्तान का, तहरीक इंसाफ का। रऊफ हसन साहब पहले एक थिंक टैंक चलाया करते थे बहुत साल पहले, 2008 के आसपास की अगर मैं बात करूँ, हाँ, तो वो 8-9 के आसपास एक थिंक टैंक में हुआ करते थे और मैं इनको उसी तरह से जानता था। बड़े सुबह से नज़र आते थे उस ज़माने में, लगता था कि मगर इनकी एक बड़ी बर्बादी है भाई मेरे, इनकी अंग्रेजी का बहुत बुरा हाल है। मतलब ये इन्होंने अंग्रेजी पढ़ाई है, अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे हैं।
तो नतीजा ये है, ये ऐसी अंग्रेजी लिखते हैं इंट्रीगेट कि मतलब इनका बस चले तो वो सीधी-सीधी बात को भी इतना घुमा-फिरा के लिखेंगे अपनी अंग्रेजी को शो ऑफ करने के लिए कि खुदा मालिक है। ख़ैर, तो इस बीच में कल उन्होंने ये लिखी और ही इज़ अ बैड चॉइस, ऑनेस्टली स्पीकिंग ही इज़ अ वेरी बैड चॉइस फॉर मीडिया मैनेजमेंट। ही इज़ नॉट अ गुड मीडिया मैनेजर। ऐसे कई इंसिडेंट मीडिया में इनके हो चुके हैं, जहाँ पर इनको जब काउंटर किया किसी बात पर, तो ये हमेशा बिफर के आगे जाते हैं। ही डजंट लाइक हिज ओन ब्रदर बाय द वे। फवाद हसन फवाद का रेफरेंस मतलब ये किसी किस्म का एक ईगो हैसल है कि बेसिकली अगर गूगल पे भी जाए ना और राउफ हसन ये अपने नाम को RAUF नहीं लिखते हैं, RAOOF लिखते हैं। तो अगर आप राउफ हसन को जाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि गूगल पर भी इनका नाम भाई के साथ जोड़कर लिखा जाता है, राउफ हसन ब्रदर ऑफ फवाद हसन फवाद। सो दैट तो इनको ये बेसिकली बुरा लगता है कि मेरी इनकी आइडेंटिटी को बिना इनके भाई के नहीं जा सकता, क्योंकि भाई इतनी बड़ी तोप है कि एनीवन हु नोज हिम आल्सो नोज हिम बिकॉज़ इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको उनके भाई का नाम देना पड़ता है। दैट इज हाउ इट इज। तो वो कहीं ना कहीं ईगो हैसल्स होते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी में, इन चीजों को आप समझ सकते हैं। तो ये वो राउफ हसन साहब है, बैड चॉइस फॉर इमरान खान, बट देन दीज आर बैड डेज फॉर इमरान खान। तो दैट्स ओके। उन्होंने कल ये प्रेस स्टेटमेंट दिया असद उमर के खिलाफ, विच इज लाइक तालाबंदी फॉर असद उमर इन पीटीआई। तो बेसिकली मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया कि फॉर्मली पीटीआई में से वो अलग नहीं हुए हैं, लेकिन पीटीआई में अब उनकी कोई जगह भी नहीं बची है असद उमर की। असद उमर से बात पूछी गई कि क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे, तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, मैं अगर इलेक्शन लड़ूंगा, बोले पहले मैं सोचता था कि मैं इस साल इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जो कमिंग इलेक्शन है, लेकिन अब मैं लड़ूंगा, मैं टिकट अप्लाई भी करूंगा, लेकिन अगर पीटीआई ने मुझे टिकट नहीं दिया तो मैं फिर पॉलिटिक्स में ही कुछ नहीं करूंगा, मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। मैं पॉलिटिक्स ना करूं बेहतर है, लेकिन मैं पीटीआई से जुड़ा हूं तो पीटीआई में ही रहूंगा, पीटीआई में छोड़ने नहीं जा रहा हूं। ये बात असद उमर ने बहुत साफ तौर पर कही है। So in a way, it is a good thing. At least a person is loyal, and how Imran Khan is taking it on how he's behaving is another matter of concern. वो पीटीआई का मसला है। तो ये है हालात इन दोनों चीजों के। इस बीच में इस बीच में नई डेवलपमेंट ये तो हुई, दो बातें जो मुझे आपको बतानी थी, लेकिन जब मैं इन बातों के बारे में देख रहा था तो आज दिन में एक और घटना हुई। ये तो कल रात की घटना थी ना, आज दिन में एक और घटना हुई। वो ये कि इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में आज इनकी पेशी थी, रहमत कुरैशी, असद उमर और असद कैसर आपको याद होगा, असेंबली के स्पीकर हुआ करते थे इमरान खान वाले टाइम पर। इन तीनों की पेशी थी 9 मई के केसेस के सिलसिले में। इनकी बेल लगी हुई थी आज। आज इनकी बेल रिजेक्ट हो गई है। ये नया बम फूटा है आज। ये नई इंफॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूँ। आज दिन में वो बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। जैसे ही बेल एप्लीकेशन, एक्चुअली दिन में क्या हुआ उस कोर्ट केस में कि असद उमर उस जब कोर्ट रूम में थे तो जज ने जजमेंट रिजर्व की थी दोनों तरफ के आर्गुमेंट सुनने के बाद में बेल के लिए। और जब जजमेंट रिजर्व की तो असद उमर ने पूछा जज से कि आप जजमेंट कब देंगे, तो उन्होंने कहा मैं 3 बजे दूंगी। तो बोले मुझे 4 बजे फ्लाइट लेनी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप कहीं नहीं जा सकते, आप कोर्ट में ही रहेंगे जिसमें जजमेंट होगी, और जजमेंट 3 बजे दूंगी। तो वो जजमेंट ये 3 बजे जब दी गई तो बताया गया कि वो इनकी बेल एप्लीकेशन कैंसिल हो गई हैं। मीन्स शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और असद उमर और असद कैसर, तीनों की बेल कैंसिल हो चुकी हैं। और ये कहा गया है कि आपको प्रोटेस्ट करने का हक जरूर था 9 मार्च को, बट आप इससे ज़्यादा आप वहाँ पर लोगों को इंस्टिगेट कर रहे थे। आपकी ट्वीट्स उसके लिए गवाह बनी हुई है, जहाँ आप लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट ऑन। और वो बेल और ये मैटर अभी जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो द बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड। खत्म। तो नतीजा क्या हुआ, शाह मोहम्मद कुरैशी एकदम से टीवी फुटेज आई है इस तरह की जो देखी जा सकती हैं कि शाह मोहम्मद कुरैशी और असद उमर अपनी अपनी कारों की तरफ ब्रिस्कली भाग कर गए हैं और वो निकल लिए वहां से। मतलब रुके नहीं, क्योंकि अगर रुकते बहुत पॉसिबल था कि वहां पे तुरंत कोई सिक्योरिटी का इंतजाम करके और फिर उनको अरेस्ट कर लिया जाता। अरेस्ट नहीं किया गया, अभी तक दोनों को अरेस्ट नहीं किया गया, बट दे आर नाउ ऑन फॉर अरेस्ट। शाह मोहम्मद कुरैशी, असद उमर, असद कैसर, तीनों कभी भी अरेस्ट हो सकते हैं क्योंकि उनकी बेल्स को कैंसिल कर दिया गया है। और हाँ, इस जजमेंट के बाद में, इनकी बेल्स का एप्लीकेशन कैंसिल होने के बाद में, एक और आदमी जिसने जीटी रोज को ब्लॉक किया था 9 मई को, बहादुर, जो कि इन्हीं के साथ में इन्हीं से अटैच था, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये एक नया अपडेट है जो मुझे आपको देना था। हम लोग मिलते हैं अगले व्लॉग में दोस्तों। तब तक इफ पॉसिबल डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट